करते हैं मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जो जुड़े हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग आलोक। ये मार्केट में इस समय जो पैनिक है इससे आप कैसे मतलब हैंडल कर रहे हैं? क्या साइडलाइंस पर हैं या कैश डिप्लॉय कर रहे हैं इस मार्केट में, और अगर हाँ तो किन स्पेसेस में? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज। यस, ये जो वॉर चल रही है भले ही थोड़ी एंटिसिपेटेड थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी ये शायद अनुमान मार्केट ने नहीं लगाया था, जिसकी वजह से करेक्शन थोड़ी एक्सटेंडेड हो गई है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं उनमें जनरली हम कैश कॉल्स तो नहीं लेते, लेकिन जहाँ पे विजिबिलिटी बेटर होती है सेक्टर्स एंड स्टॉक्स की वहाँ डिप्लॉयड रखते हैं। इस मार्केट में बिफोर द वॉर ऑल्सो जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो बहुत सेगमेंट्स में बहुत लिमिटेड हो गए थे। तो जिन सेगमेंट्स में ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी थी और अभी भी अच्छी बरकरार है, वहां हमारा डिप्लॉयमेंट है। जैसे कि सबसे ज्यादा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो मेटल सेगमेंट में है, जहां पे ग्रोथ नंबर्स काफी बेटर हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में पीएसयू बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट्स बेटर कर भी रहे थे एंड आगे भी अच्छे करने के अनुमान है। लेकिन एक सेक्टर में जो की डेटा हम क्लोजली वॉच कर रहे थे वो थी डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ। बहुत अरसे के बाद ये दोनों नंबर 12% के ऊपर आ चुके हैं, जबकि क्रेडिट कॉस्ट लोअर है। ऐसे समय में जब बोथ डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रही थी, ऐसे में जब ये करेक्शन आ रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड इस पूरे सेक्टर में काफी बेटर हो गया है। तो बोथ पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स बेटर हैं। एंड इनके अलावा जो कैपिटल मार्केट स्पेस एंड बैंकिंग स्पेस के अलावा एंड देन आती है आपके पावर सेगमेंट। तो पावर सेगमेंट में राइट फ्रॉम जनरेशन, स्पेशली इन द ट्रांसमिशन स्पेस, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हो, चाहे टर्बाइंस हो, चाहे एसवीडीसी लाइंस हो, इन सेगमेंट्स में ग्रोथ काफी अच्छी है। रेस्ट जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं उनमें ज्यादा ग्रोथ आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो जब तक उनकी ग्रोथ विजिबिलिटी ना बढ़े तो उनमें ज्यादा पॉजिटिव व्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके। अच्छा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की आपने बात की। अब अगर क्रूड इस वॉर की वजह से 150 क्रॉस कर जाए, ईरान तो कह रहा है 200 पहुंचा देंगे हम, अगर 150 क्रॉस कर गया, भले ही वो मोमेंटरी हो, तो कितनी बड़ी करेक्शन का रिस्क आपको लगता है मार्केट में और इवन फाइनेंशियल स्पेस में? देखिए अनुज, स्पेशली इंडिया की केस में बड़े अजीब सी दिक्कत है। रफली जो हमारी एनुअल कंजम्पशन होती है क्रूड की, उसमें हम रफली 88% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग करीब 5 मिलियन बैरल्स पर डे की हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर अभी 150 का डॉलर का रेट अगर पहुंच जाता है, जो कि बहुत बहुत हाई नंबर है, ऐसे में पूरे फाइनेंशियल्स जो बैलेंस शीट है गवर्नमेंट की भी, वो काफी हद तक बिगड़ सी जाती है, चाहे वो डेफिसिट्स हो चाहे इन्फ्लेशन हो। ऐसे में रेट्स भी हायर जाते हैं और साथ ही साथ जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी थोड़ी कम हो सकती है एंड थोड़े थोड़े क्रेडिट कॉस्ट भी आ सकते हैं, बिकॉज जिनको लेंड किया गया उनके बिजनेसेस सफर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में लेवरेज ट्रेड्स को थोड़ा कम करना होता है। तो अगर ये जो हायर रेट्स हैं क्रूड के, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से एफआईज भी सेल कर रहे हैं एंड फाइनेंशियल्स में ज्यादा सेलिंग देख भी रहे हैं हम। लेकिन ऐसे केस में फाइनेंशियल्स भले लीड कर ले थोड़ा फॉल को, एग्जैक्ट नंबर बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा मानना है दैट ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। डाउनसाइड यहाँ से थोड़े लिमिटेड होने चाहिए। एक दो दिन भले ही और $150 जाने पर एक्स्ट्रा करेक्शन आ सकते हैं, बट अगर वो एक्स्ट्रा करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे। हेलो जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। और स्क्रीन पर जो चीज़ नज़र आ रही है, जो विजिबल है, जिसे कहते हैं ना भाव बोल रहा है, वो पावर थीम पे बाजार लैच ऑन कर रहा है। आई मीन वाइट गुड्स पे। और एक और थीम, जिसे थीम का इनफैक्ट है, वो स्पेस बहुत स्ट्रांग है और उसको आप शायद रिलेटिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं, दैट्स मेटल्स। है ना, ये दो तीन थीम बहुत अच्छी कर रही हैं अभी भी। इन तीन थीम्स पे आपका व्यू क्या है, और इनमें से सबसे मतलब स्ट्रांग कन्विक्शन आप किस पे होल्ड करते हैं? ये तीनों थीम स्ट्रॉन्ग हैं एंड इनमें सबसे हायर कन्विक्शन तो डेफिनेटली मेटल स्पेस पे है। मेटल स्पेस स्पेशली जो नॉन फेरस स्पेस है, जिसमें से आपके सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब इसमें आते हैं, इनमें डिमांड काफी काफी स्ट्रक्चरली हाई है और ये सारे सेगमेंट्स काफी हद तक डेफिसिट में जा चुके हैं। तो जब कमोडिटीज के अंदर में जो कमोडिटीज डेफिसिट में हो जाए, जबकि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो और डिमांड काफी हद तक इनइलास्टिक हो, ऐसे केस में वो कमोडिटीज काफी अच्छा कर जाते हैं। तो जो हमारी कमोडिटी ऑलमोस्ट एक सुपर साइकिल चल रही है, लेड बाय पावर डिमांड, इनमें से बहुत सारी चीजें
पावर के ग्रिड रिन्यूअल्स में, ईवीज में, एआई के कंस्ट्रक्शंस में और फोटोवोल्टिक सेल्स में, इन सब में लगते हैं। तो इनकी डिमांड बहुत इनइलास्टिक है, इनकी डिमांड जोर से बढ़ रही है, लेकिन इनका सप्लाई बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बन गया है इस मार्केट में, ग्लोबली भी एंड लोकली भी। तो ये मेटल स्पेस पे डेफिनिटली व्यू हाईएस्ट पॉजिटिव है। सेकंड, आपने जो सेक्टर्स कहे उनमें सेकंड आते हैं पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में अमंग अदर थिंग्स जो ग्लोबली भी हम देख रहे हैं, एआई के ग्रोथ के वजह से जहां इतना बड़ा कैपेक्स $800 बिलियन कैपेक्स अनाउंस कर चुकी है यूएस कंपनीज ने, उनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए बहुत हायर पावर चाहिए होता है। और उस पावर सेगमेंट में जो जो चीजें शॉर्ट सप्लाई में हैं, जिसकी ग्रोथ रेट ज्यादा आ सकते हैं, वो सेगमेंट्स में हम काफी पॉजिटिव है। इसलिए मैंने कहा था जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, एचवीडीसी लाइन्स हैं या टर्बाइंस हैं, ये सेगमेंट्स में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। थर्ड आते हैं आपके जो आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कहा। लास्ट ईयर इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, तो ऑलरेडी ये लोअर बेस से आ रहे हैं। लास्ट ईयर पावर डिमांड भी उतनी हाई नहीं थी क्योंकि गर्मी उतनी ज्यादा नहीं पड़ी थी। इस साल उल्टा हो रहा है, हमने ऑलरेडी देखा लास्ट कुछ दिनों में काफी हद तक टेम्परेचर बढ़े। एंड ऐसे केस में लोअर बेस प्लस हायर टेम्परेचर की वजह से लोकली भी पावर डिमांड बढ़ रही है एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड भी बढ़ रहा है। तो इन सेगमेंट्स में तीनों पे व्यू पॉजिटिव है, हाईएस्ट स्ट्रक्चरल पॉजिटिव ऑन मेटल्स। ओके, हाईएस्ट कन्विक्शन इन मेटल्स। चलिए, तो बहुत सारे स्पेस हमने एक करके करा देखे हैं आलोक जी के साथ इस बातचीत में, अब तक छेड़ लिए हैं। अच्छा आलोक जी, अब बाजार जहाँ जहाँ से अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहा है और एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि वो तो ना मीन कि चलिए यार यहाँ प्रॉफिट में है तो इसको समेट लेते हैं। और अगर आप लास्ट 6 महीने के फेस को देखें तो उसमें थे पीएसयू बैंक्स और एक था ऑटो। अब पीएसयू बैंक्स अनवाइंडिंग मोड में है, अब ऑटो भी अनवाइंडिंग मोड में है। बट इस प्राइस पे क्या इट्स टू लेट टू सेल नाउ ऑटो? और अगर किसी के पास लिक्विडिटी है तो ऑटो को चेज करने पर आपका व्यू क्या है? कब करना चाहिए चेज ऑटो को इस वक्त? ऐसे केस में आपने जैसे कहा दोनों सेक्टर अच्छा कर रहे थे और दोनों में करेक्शन है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ विजिबिलिटी पीएसयू बैंक्स की काफी बेटर है कंपेयर टू ऑटो। ऑटो सेक्टर डेफिनेटली अमंग अदर थिंग्स, क्रूड ऑयल के बढ़ने पर जब भी हमारे यहाँ लोकली पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके डिमांड पे जरूर इम्पैक्ट आता है। सेम टाइम पे जब मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कार्स की बढ़ेगी। हमने देखा जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं कार्स के, वो कोई बहुत हाई प्राइसेस पे नहीं हुए हैं, वो अपने प्रीवियस मॉडल से भी बहुत हायर प्राइसेस पे नहीं हो रहे, जो बताता है कि डिमांड बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो ऐसे केस में जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही हो और आप बहुत ज्यादा पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, इस केस में उस सेगमेंट की ग्रोथ विजिबिलिटी एंड मार्जिन विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो गिरते मार्केट में भी मैं हमारे हिसाब से पीएसयू बैंक्स काफी बेटर है एज कम्पेयर टू ऑटोज। ओके, अच्छा, एक स्पेस जहाँ पर इस वॉर से पहले ही प्रेशर था वो थी आईटी, और जो एआई का पूरा मामला था, अब सारे के सारे आईटी स्टॉक्स मल्टी ईयर लोज पर हैं और वैल्यूएशन जो हैं वो ऑलमोस्ट कोविड टाइम्स पे पहुंच चुके हैं। ऐसी गिरावट लास्ट हमने 2004 में देखी थी। आप यहाँ पर निबलिंग कर रहे हैं या फिर अभी अवॉइड है ये सेक्टर? तो अनुज, आईटी सेक्टर अब हमारा काफी टाइम से अवॉइड पे चल रहा है, अंडरवेट पे चल रहा है, और अभी भी इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी तो बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुई है। हालांकि यस, ये जो लास्ट 2 हफ्ते के करेक्शन रही है वॉर में, बिकॉज आईटी से को थोड़ा डॉलर से भी फायदा होता है और ज्यादा कोई नुकसान ऑयल से नहीं है, इस वजह से वो भले ही उतना ना गिर रहे हों, लेकिन इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत पुअर है। ऑलरेडी हमने देखा था पिछले क्वार्टर में भी जो लीडिंग 2-3 कंपनियां, उन्होंने तो ऑलरेडी प्रॉफिट डिक्लाइन दिखाना चालू कर दिया था। तो जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ही ना हो और अगर आने वाले टाइम में कहीं डिक्लाइन भी आ जाए, तो ऐसे केस में उन पे एक कंस्ट्रक्टिव व्यू और एक पॉजिटिव व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी हमारा व्यू ऑन आईटी तो काफी नेगेटिव है, लेकिन इस करेक्शन के बाद बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि अगर इनमें कोई पॉजिटिव टर्न अराउंड आ सके तब पॉजिटिव स्टांस लेंगे। एज ऑफ नाउ तो नेगेटिव है। एज ऑफ नाउ नेगेटिव हैं। डिफेंस पर क्या व्यू है अब? डिफेंस लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है। हमने देखा है दैट ग्लोबली ऑलरेडी 2.5 से 3.25% ऑफ जीडीपी सारे कंट्रीज खर्च कर रहे हैं। ऐसे केस में जबकि वॉर्स आए दिन कोई ना कोई जगह में वॉर हो ही रही है, जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, तो ये जो स्पेंडिंग है हर गवर्नमेंट की और सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए भी, ये जो 2.5-3% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं, हमारा अनुमान है कि आने वाले सालों में ये 5 से 6% तक पहुंच सकते हैं। एट द सेम टाइम जब ये कोल्ड वॉर का समय भी हुआ करता था कुछ पहले,
तभी भी अराउंड 6% ऑफ जीडीपी कंट्रीज स्पेंड करती थी। तो हमारा मानना है दैट ग्लोबली ये जो डिफेंस का एलोकेशन है ये लगातार बढ़ते जाएगा अगले 10 साल भी। एंड इसीलिए सेगमेंट एक लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा सेगमेंट है। जब जब इस सेगमेंट में फॉल दिखाए वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली अभी इस वॉर की वजह से थोड़ी इसमें छाल भी आई है, बट व्हेनेवर इसमें थोड़ी भी साइडवेज या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ये सेगमेंट बड़ा अच्छा है निकले 10 सालों के लिए। अच्छा आलोक जी, आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो पाएंगे और ये लाजमी है, बट हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी जिसने 23 से 24, 24 से 25 में पैसा बना के दिया वो थे न्यू एज स्टॉक्स। लेकिन हालिया कुछ निर्णय इन न्यू एज स्टॉक्स की कंपनियों के शीर्ष ने जो लिया उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अगर आप देखें हिल गया है, और सडनली अगर आप देखें मेरे ख्याल से जो लीडिंग 3-4 स्टॉक्स थे वो कोलैप्स होकर मल्टी ईयर लो पर आ गए हैं। आपका टेक क्या है इस पर? मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स में पहले पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, उनमें इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए ये थी कि उनमें से कौन है जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, एंड सेकेंडली प्रॉफिटेबल होने के बाद प्रॉफिट तो ग्रो कर भी रही है, साथ ही साथ मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। ये लिस्ट करते ही ऑलरेडी फिल्टर्स काफी छोटे हो जाते हैं। उसके बाद आई ये एआई का डर कि एआई की वजह से इनमें से कौन-कौन से सेगमेंट्स हैं जिनके बिज़नेस को वो इम्पैक्ट कर सकता है। ये भले ही फ़ियर है, राइट नाउ वो फ़ियर अनफाउंडेड भी कह सकते हैं, इसका कोई प्रूफ सामने नहीं है। लेकिन जहाँ-जहाँ वो फ़ियर हायर रहा, जैसे कि ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग वगैरह में देखें, तो वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। लेकिन अगर हम फूड डिलीवरी या पेमेंट्स में देखें, इम्पैक्ट अभी बहुत ज़ोर से नहीं आया। लगता नहीं है कि इतना आसान नहीं होगा कि कोई एक एआई आके उसको ज़्यादा ज़ोर से डिस्टर्ब कर दे। बट फ़ियर फैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से करेक्शंस आ जाते हैं। तो इनमें से जो सेगमेंट्स हैं, जैसे फूड डिलीवरी एंड पेमेंट साइड, जिनमें जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, जो प्रॉफिटेबल भी है और मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं, उन पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमारे हिसाब से ये डिप्स जो आई हैं, जो करेक्शंस आए हैं, वो एक अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स गिर गए, जिनमें ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं थी या वैल्यूएशंस ज़रूरत से ज़्यादा हाई थे और ग्रोथ भी उतनी हाई नहीं थी, वहाँ पे हम अभी भी गिरावट में पॉजिटिव व्यू नहीं रख रहे। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड फॉर योर टाइम टुडे।